ये तो टाइप्स ऑफ यूनियन में हम जल्दी से इसको देख लें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनियन होती हैं। तो क्राफ्ट यूनियन यानी कि ऐसी यूनियन जिसमें सिर्फ खास स्किल से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं उस यूनियन को ज्वाइन करते हैं। एक सर्टन स्किल है आपकी, आप फर्जिया कारपेंटर हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप कोई टेक्नीशियन है, तो आप उस यूनियन को ज्वाइन करेंगे क्योंकि उसमें जो इंटरेस्ट डिस्कस हो रहे होंगे वो कॉमन होंगे सबके। फिर इंडस्ट्रियल यूनियन एक खास इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो इसको ज्वाइन करना पसंद करेंगे क्योंकि वो इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस कर रहे होंगे। वो चाहे कॉटन इंडस्ट्री है या फार्मिंग इंडस्ट्री है या फिर आप कह लें कि आईटी की इंडस्ट्री है, जो भी है। अच्छा, फिर जनरल यूनियन नाम से नजर आ रहा है, इसमें कोई भी वर्कर इसको ज्वाइन कर सकता है, लेकिन नॉर्मली इसको ज्वाइन करते हैं सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स। और उनकी कॉमन इश्यूज होते हैं, वो क्या होते हैं कि जी पैसे नहीं मिल रहे इतने, गुजारा नहीं हो रहा, नॉर्मली उनका तो यही इश्यूज रहते हैं ज़्यादातर। तो हैंड टू माउथ है जी। तो वो नॉर्मली जो ब्लू कॉलर जॉब्स मैंने लिखा हुआ है, ब्लू कॉलर का मतलब ही यही है कि वो जॉब्स विच रिक्वायर वेरी फ्यू स्किल्स और नो स्किल्स एट ऑल, तो वो इसको ज्वाइन करते हैं। अच्छा, वाइट कॉलर यूनियंस, ये नाम से नजर आ रहा है, ये मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए हैं जिसमें फिजिकल वर्क इन्वॉल्व नहीं होता, तो लोग बैठ के काम कर रहे हैं। मेरा भी व्हाइट कॉलर यूनियन अगर टीचर की कोई बन जाती है, एसोसिएशन है, वो है बल्कि टीचर एसोसिएशन है, वो सरकारी टीचर बना लेते होते हैं क्योंकि उनको प्रॉब्लम आती रहती है जी, ये हो गया वो हो गया। प्राइवेट टीचर तो बेचारा चुप करके काम करता है, फिर पैसे भी उसको मिल जाते हैं अच्छे, या अच्छे नहीं भी मिलते तो यूनियन से ज़रा पीछे ही रहते हैं। अच्छा खैर, तो वो वाइट कॉलर यूनियन में शामिल हो सकते हैं जो फिजिकल वर्क में इन्वॉल्व नहीं है, मेंटल वर्क में। और फिर प्रोफेशनल यूनियन एसोसिएशन भी आ जाती हैं, जैसे में नजर आया था यंग डॉक्टर एसोसिएशन है, लॉयर्स की एसोसिएशन है। तो जो प्रोफेशनली कोई किसी प्रोफेशन में, डॉक्टर या लॉयर मैंने लिख ही दिया हुआ है, तो किसी प्रोफेशन से रिलेटेड है और वहां पर एज ए प्रोफेशनल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे लास्ट में अपनी यूनियन चाहिए। इसमें यानी कि अगर डॉक्टर हैं तो वो एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल के सिर्फ डॉक्टर उस यूनियन के हिस्सा होंगे या फिर ओवरऑल। नहीं, अगर डॉक्टर जिस तरह यंग डॉक्टर एसोसिएशन मिली हुई है तो वो सारे हॉस्पिटल, लेकिन यंग डॉक्टर्स ऐसे होंगे कि वो डॉक्टर जिनको अभी अर्ली ईयर्स हैं, उन्होंने अभी स्टार्ट किया है ये मेडिकल के प्रोफेशन को, और वहाँ पे 2 या 3 साल 4 साल इस तरह करके हुए हुए हैं। सीनियर डॉक्टर की एसोसिएशन नॉर्मली नहीं बनती, क्यों? भाई पैसा ही इतना कमाते हैं। सीनियर डॉक्टर एसोसिएशन क्यों होगी जब वो पैसे इतना कमा रहे हैं, उन्हें इशू कोई नहीं है। इशू तो नॉर्मली उनको आता है जिनकी बात नहीं सुनी जाती है, जिनका पे स्ट्रक्चर कम होता है, तो वही बनाते हैं। लॉयर्स की भी होती है, वो तो आपको पता ही है, बदमाश है, रोड पे निकल आते हैं काले कोट पहन के। उनका भी, अब लॉयर सारे, यही नहीं है किसी खास वो ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखने वाले या किसी खास कोर्ट में जहाँ पर वो जाकर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। वो चाहे आपका, वैसे तो नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट में के लॉयर्स ये काम नहीं करते, वही एक बात है कि उनको पैसे ही बहुत मिलते हैं उन्हें, तो उन्हें क्या जरूरत है ये करने की। ये नॉर्मली सिविल कोर्ट के मजबूर जो लॉयर्स होते हैं वही ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल एक्शन यानी कि वो सारे एक्शन जो कि ट्रेड यूनियन ले सकती है अपनी बात मनवाने के लिए या अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ऑफ कोर्स वो ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें हमारे एम्प्लॉय की वेलफेयर के लिए वो जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब है डिसएग्रीमेंट हो गया है बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, और फिर आप ये एक्शन लेते हैं। उसमें पहले तो नेगोशिएशन है यानी कि टेबल टॉक है। ऑफ कोर्स ट्रेड यूनियन का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको हम शॉप स्टीवर्ड भी बोल सकते हैं और ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं, वो जनाब आके तो बात करता है, और वो क्वालिफाइड बंदा होता है तो उससे बात करना आसान है। वर्कर से ज़रा मुश्किल होता है, पर्टिकुलरली अगर वो वर्कर जो कि सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड है, उनसे बात करना इतना आसान नहीं है मजदूरों से। फिर गो स्लो काम, अगर वो नेगोशिएशन नहीं बनती, ठीक है जी, तो नहीं होती सक्सेस सक्सेसफुल, तो फिर वो गो स्लो पे आ जाते हैं, यानी कि जानबूझकर काम को स्लो स्लो करते हैं ताकि बिजनेस को नुकसान हो। अब उनका मकसद ये वर्क टू रूल जान के रूल्स को फॉलो करना। यहाँ पे भी मकसद यही है कि काम जो है ना वो ना हो या कम हो। तो फिर ओवर टाइम बैन्स, क्योंकि ओवर टाइम तो वर्कर का राइट है, वो ओवर टाइम करे ना करे, और उसे पता है ओवर टाइम कम करवाते हैं, ओवर टाइम करवाते हैं जब पीक सीजन चल रहा होता है, उन्हें पता है कि हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है, वो कहते हैं ठीक है जी हम नहीं करना, क्योंकि उनकी बात, वरना तो ओवर टाइम पे पैसे ज्यादा ही मिलते हैं, लेकिन चूंकि एक ऑब्जेक्टिव है तो वो
ट्रेड यूनियन ने जो उनको गाइडलाइंस दी होती है वो उनको फॉलो करते हैं। और लास्ट अगर कुछ नहीं होता तो ये लास्ट रिजॉर्ट है कि आप जो है वो स्ट्राइक एक्शन ले लेते हैं लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर। तो ये वैसे तो देखा जाए तो ये वर्कर्स को भी फायदा नहीं दे रहा होता, लेकिन अब आपको लगता है कि भाई एक्सट्रीम प्रेशर डालने की जरूरत है, बात नहीं बन रही, तो फिर आप यही काम करते हैं कि एक्शन लेते हैं फाइनली। तो वो उसमें फिर ये है कि जब जाहिर बात है आपने अगर स्ट्राइक कर दी है और वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं, अगर तो अगर वर्कर नहीं काम कर रहे तो फिर उनको पे तो नहीं मिलेगी ना। यानी कि अगर वो डेली वेज पे कोई वर्कर है तो उस डेली वेज उन दिनों के लिए जब वो स्ट्राइक कर रहा है वो नहीं मिलेगी उसको। तो वर्कर्स को भी प्रॉब्लम तो आ रही हैं, लेकिन जारी बात है वो एक बिगर मोटिव के लिए काम कर रहे हैं तो वो ये कर लेते हैं। और बिजनेस का नुकसान तो होता ही है, उनकी एक सर्टन लेवल ऑफ आउटपुट जो एक दिन प्रोड्यूस होनी होती है या 2 दिन प्रोड्यूस होनी होती है वो नहीं हो पाएगी, उनको भी नुकसान होगा। और पर्टिकुलरली अगर उस वक्त पीक सीजन चल रहा है तो उनका लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। अच्छा फिर अब अच्छा ये तो है इंडस्ट्रियल एक्शन जो ट्रेड यूनियन लेती है या एम्प्लॉयज लेते हैं। दूसरा है जी एम्प्लॉयर्स एक्शन। एम्प्लॉयर क्या एक्शन ले सकता है? एक, वो भी निगोशिएशन कर सकता है, टेबल टॉक करे, कहे जी बुलाएं आप ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव को, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा एक मिनट, जस्ट मिनट। जितने सोर्सेज सारे एफिशिएंटली यूज कर। फुल कैपेसिटी का मतलब ये है कि जितने रिसोर्सेज बिजनेस के बाद हैं वो सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ जी। आइडल रिसोर्स कोई भी नहीं पड़ा हुआ, तो उसका मतलब है जारी बात है आपके पास तो अगर सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल होते एक भी वर्कर काम छोड़ेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि फुल कैपेसिटी पे काम करने का मतलब है जितनी आपकी कैपेसिटी उतनी ही डिमांड भी है और आपको डिमांड मीट करनी। रेस्टोरेंट में होता है कभी कहीं चले गए, सर प्लीज थोड़ा वेट वेट कर लें आप। वेट करने का मतलब ये है कि जितनी टेबल्स और चेयर्स हैं वो सारी ऑक्यूपाइड है, आपकी जगह नहीं है। तो उसमें आपके वर्कर्स को ज्यादा एफिशिएंट होना है ताकि जल्दी से कस्टमर्स को डील करके अब बाकी कस्टमर को भी पकड़े जो डिमांड आ रही। तो यहाँ पर आपके लिए इसका मतलब वहां पे सीजन चल रहा है उस वक्त, तो सीजन के टाइम पर जब फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त स्ट्राइक जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता बिजनेसमैन, कहेगा जो आप कह रहे हैं मान लेते हैं, क्योंकि उसको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने वाला है वहां पर। अच्छा पब्लिक सपोर्ट, वही अगर बैड इमेज, पब्लिक की सपोर्ट है तो बैड इमेज बन सकता है, आप मीडिया कवरेज भी कर सकते हैं। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने हैंगर्स या वो हैंगर वो हैंगर्स पकड़े हुए हैं या प्ले कार्ड्स पकड़े हुए हैं और उससे आप यही दिखाना चाह रहे हैं कि देखें ये बिजनेस क्या कर रहा है। फिर मीडिया भी आ जाती है बाद में, सारी बात है। इन्फ्लेशन इज हाई सो राइज इन प्राइस इज जस्टिफाइबल, हाँ ये भी एक वजह। भाई इन्फ्लेशन हो रही है तो वो ज्यादा वेज डिमांड कर रहे हैं तो ठीक है, वेज बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ा दो। एम्प्लॉयर को या ओनर को प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं तो इन्फ्लेशन हो रही है, तो एम्प्लॉयर के पास एक एक्सक्यूज है कंज्यूमर को देने के लिए कि भाई देखिए महंगाई हो रही है। उसने कौन सा बताना है कि वेज, हमने वेज बढ़ाई है तो प्राइस बढ़ाई है, ओके जनाब देखिए महंगाई हो रही है हमने भी बढ़ा दी। तो जारी बात है जब कस्टमर देखेगा कि हर जगह कीमतें बढ़ रही हैं हर चीज की, तो वो फिर एक्सेप्ट कर लेगा इस बात को। अच्छा लेबर कॉस्ट इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट, मतलब ये कि आप ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन करते हैं, आपके पास लेबर है ही थोड़ी, तो अगर उनकी वेज बढ़ा भी दी तो आपकी टोटल कॉस्ट में सिग्निफिकेंटली इजाफा नहीं होने वाला। हाँ जहाँ पे लेबर इंटेंसिव है वहां पे फिर प्रॉब्लम है कि सारे वर्कर्स की कैसे बढ़ाएंगे, आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि आपकी टोटल कॉस्ट में 80% जो है प्रोपोर्शन वो लेबर कॉस्ट है। तो वहां पर इशू है, फिर वहां ट्रेड यूनियन की बात मानने वाली नहीं है। फिर एम्प्लॉयर जो है वो कब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर पाता है? अगर हाई अनएम्प्लॉयमेंट एरिया में है या उस लोकेशन पे है जहां वो ऑपरेट करता है, तो वर्कर तो कहेंगे भाई पहले ही जॉब जा रही है, ये भी निकाल देंगे तो जॉब कहाँ से मिलेगी हमें, क्योंकि वहां अनएम्प्लॉयमेंट पहले ही ज्यादा है। तो एम्प्लॉयर स्ट्रांग पोजीशन में होगा। लॉकआउट इज सीरियस थ्रेट फॉर वर्कर्स। क्या अगर लगता है कि अगर आपने एक दिन के लिए भी बंद किया तो वर्कर्स वो हैंड टू माउथ हो जाएंगे, और वर्कर जो है ना वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, एक दिन भी अगर बंद किया और उन्हें वेज ना मिली तो उनका गुजारा नहीं हो पाएगा। तो भी एम्प्लॉयर स्ट्रांग पोजीशन में है। फिर सक्सेसफुल इन गेनिंग पब्लिक सपोर्ट, ये भी समझ आती है हमें कि उसके पास मीडिया की कवरेज भी है और सपोर्ट भी है। उसका शायद पॉइंट जो है ना वो उसको लगता है कि पब्लिक इज मोर लाइकली टू एक्सेप्ट दैट। फिर प्रॉफिट्स आर लो सो लो वेजेस आर जस्टिफाइबल, ये भी आ गया कि आपके पास प्रॉफिट कम है तो आप बता देखे थे प्रॉफिट कितने, वरना तो वेजेस ये वर्कर कह सकते हैं नहीं जनाब देखिए इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं हमें दे नहीं रहे, हमारा गुजारा हो नहीं रहा। तो प्रॉफिट अगर कम हो रहे हैं तो फिर भी आप ट्रेड यूनियन जो है ना वो स्ट्रांग पोजीशन में नहीं होगी कि वो डिमांड कर सके ज्यादा वेजेस या कोई और बेनिफिट जिसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है। क्लोजर इज अ बिग थ्रेट, ये भी समझ आती है आपको कि अगर वहां वही बात की
आपको लगता है नौकरी चली जाएगी और दोबारा नहीं मिलेगी, या वहां पर जो गवर्नमेंट है वो वहां पर कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं देती गवर्नमेंट, तो जाहिर बात है, आपको पता है कि यार चले गए तो फिर गवर्नमेंट भी सपोर्ट करने के लिए नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, फैमिली कैसे रन करेंगे। फिर आ गया बेनिफिट्स ऑफ यूनियन टू द एम्प्लॉयर। अच्छा, वर्कर्स को तो बहुत से फायदे होते हैं यूनियन के, लेकिन एम्प्लॉयर को भी होते हैं, जबकि यूनियन जो है वो एम्प्लॉयज के लिए बनाई जाती है। तो एम्प्लॉयर को क्या फायदे हो रहे हैं, एक तो नेगोशिएशन आसान हो गई, जहां आपने 5,000 वर्कर से बात करनी है, एक आदम दो बंदे आएंगे, हाँ उनसे बात करना बहुत आसान है। और वंस यू आर एबल टू कन्विंस देम, अब आपने ठेका नहीं लिया हुआ, अब उनका काम है उनको समझाना कि वो आपकी उनकी बात माने, और जारी बात है दे आर लाइकली टू लिसन टू दोज, क्योंकि वो वर्कर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एम्प्लॉयर चीख चीख के कह रहा है जी इसमें आपका फायदा है, वो नहीं मान रहे, कह रहे भाई आपका अपना फायदा, हमें हम कैसे मान लें। लेकिन जब वो लोग जो निगोशिएट करके गए हैं वो जब जाके बताएंगे, तो वर्कर्स आर लाइकली टू लिसन टू देम। तो एक तो ये आसान हो गया, टाइम कम लगेगा, एफर्ट कम लगेगी, और जल्दी ही इशू रिजॉल्व भी हो जाएगा। प्रोवाइड्स अ यूजफुल कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि कोई आपने बात करनी है, कोई चेंजेस लेकर आना चाह रहे हैं आप, तो आप उस ट्रेड यूनियन को बताएंगे, ताकि ट्रेड यूनियन आगे कन्वे कर दे बात कि ये ऐसे होने वाला है, ताकि वो सडन रिस्पॉन्स ना आए एम्प्लॉयज की तरफ से, मतलब वे बिफोर यू मेक चेंजेस इन योर बिजनेस। कोई आप मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज करने वाले हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, कोई नई रूल्स और पॉलिसीज आ रही हैं, तो ट्रेड यूनियन को पहले आप कॉन्फिडेंस में लें, ताकि ट्रेड यूनियन अपने तरीके से एम्प्लॉयज को बताए, क्योंकि नॉर्मली चेंज जो है वो हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसलिए आपको पहले ये ट्रेड यूनियन के थ्रू बताएंगे, तो आसानी से चेंज वो लाना, आपको अब चेंज लाना आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, हेल्प्स इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्योंकि एम्प्लॉयज को भी कोई इशू आ रहा है तो वो भी ट्रेड यूनियन के थ्रू कन्वे करते हैं। तो समटाइम्स ये होता है कि एम्प्लॉयज के इशू जो है ना वो एड्रेस नहीं किए जा रहे, और मैनेजमेंट को भी नहीं पता कि ये इशू हैं, उसकी वजह से वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी लो रह रही है, वो डीमोटिवेट रह रहे हैं। तो जब ट्रेड यूनियन आ गई तो कोई भी मसला होगा, तो जो कि मैनेजमेंट नहीं एड्रेस कर रही या ओवरलुक कर रही है किसी वजह से उसको नहीं पता, तो ट्रेड यूनियन फौरन उसको टेबल पर लेकर आएगी। तो मैनेजमेंट को जो भी इश्यूज होते हैं छोटे मोटे, वो पता चलते जाएंगे और उनको रिजॉल्व करते जाएंगे, तो किसी भी मौके पे प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी डाउन नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत स्मॉल इश्यूज हैं, लेकिन चूंकि वो नहीं रिजॉल्व हो रहे, तो एक फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट जरूर आ जाएगी इंप्लॉइज में, और वो फिर फोकस नहीं कर पाएंगे जॉब पे। तो यहाँ पर एक और फायदा। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन टू मेंटेन डिसिप्लिन, हाँ आपका काम नहीं है, आप अगर ट्रेड यूनियन की बात मान रहे हैं, एक एग्रीमेंट हो गया है, तो अब डिसिप्लिन यानी कि रूल्स को फॉलो करना, तो वो ट्रेड यूनियन का काम है कि वो मैनेजमेंट को वो वर्कर को समझाए। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना इसलिए भी आसान है क्योंकि ट्रेड यूनियन से आपके ऑलरेडी कनेक्शन है, एम्प्लॉय से रोज रोज मीटिंग थोड़ी होती है, ट्रेड यूनियन से आप फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स रख सकते हैं, ताकि वो एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू आपको कन्वे कर सके कि ये इशू चल रहा है। इसी तरह अगर आप देखो तो स्कूल में स्टूडेंट्स काउंसिल्स भी बनती हैं, ये जो हेड गर्ल, हेड बॉय, डेप्यूटी हेड बॉय, हेड गर्ल, वो इसलिए बनते, करते वैसे कुछ नहीं है वो, लेकिन ऐਵੇਂ बना देते हैं। वो स्कूल वालों को पता है कि भाई अगर इनको बता दिया कि इनकी पावर ये है कि स्टूडेंट्स के साथ कोई ज्यादती हो रही है या उनका कोई राइट है और उनको नहीं मिल रहा, तो ये वॉइस रेज कर सकते हैं, दे हैव द राइट, और ये जाके एचएम से प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं, ये हेड गर्ल या हेड बॉय वगैरह के, जनाब ये प्रॉब्लम चल रहा है, और वो उनको सिंपली इग्नोर नहीं कर सकते। पर उनके पास ये पावर है, अगर सही वाली स्टूडेंट काउंसिल की बात करूं, तो सारे बच्चों को नहीं क्लासे पढ़नी, बाहर आ जाए। अगर उसकी हेड बॉय की हेड गर्ल की आप सुनते हैं और वो वाकई वोटिंग से ही बनाए, तो फिर तो ये होगा। और फिर उनकी बात, अगर कोई कहेगा जी हमारे यहाँ जो ग्राउंड्स हैं, या हमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं की जाती, और हम जब खेलने की कोशिश करते हैं तो हमें वो बॉल या वो बैट या वो इक्विपमेंट नहीं दी जाती, तो ये बिल्कुल एक सॉलिड आपका आर्गुमेंट है। तो ये आप इस तरह भी, तो वहां पे भी ऐसे इसलिए बनी होती है। अच्छा, पर तो डिसिप्लिन मेंटेन करना आपके लिए आसान है, एम्प्लॉयर के लिए भी, तो आपको हर एम्प्लॉय को कंट्रोल नहीं करना, ट्रेन यूनियन से कन्वे कर रहे हैं, और उनके और वो उनको अच्छे से मैनेज कर रही है। अच्छा, अब लास्ट चीज हो रह गई कॉन्सिलिएशन और आर्बिट्रेशन, ये मैं जल्दी से बता दूं। अगर मामला सॉल्व नहीं होते ट्रेड यूनियन में और एम्प्लॉयर में, तो अब प्रॉब्लम है, नुकसान दोनों का भी हो सकता है, जारी बात है। मतलब अगर वो बंद कर देगा फैक्ट्री, तो तब भी दोनों का नुकसान है, और अगर ट्रेड यूनियन स्ट्राइक कर देगी, तो उसमें भी दोनों का ही नुकसान नजर आ रहा है। ये लास्ट स्टेप है जो दोनों ले सकते हैं, तो ये इसको अवॉइड ही करना चाहिए। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि आप, वही होगा ना, दो पार्टीज अगर लड़ रही हैं तो वो एक दूसरे की सुन ही नहीं रही, तो फिर बेहतर है कि थर्ड पार्टी, कोई न्यूट्रल बंदा बीच में आ जाए, ताकि वो दोनों की सुने और फिर वो फैसला करे, तो शायद दोनों पार्टी उसकी बात सुन सके। तो उसके लिए वो क्या करते हैं,
कि या वो कॉन्सिलिएटर हायर कर लेते हैं या एक आर्बिट्रेटर। वो एक सॉलिसिटर भी हो सकता है, मतलब एक लॉयर, और वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है, एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, जनाब ये देखिए। अच्छा, फर्क स्लाइटली सा है कॉन्सिलिएटर और आर्बिट्रेटर में, कि कॉन्सिलिएटर जो होता है ना, उसका काम होता है टू फाइंड कॉमन ग्राउंड्स। मतलब यार अच्छा चलो, इस पे आप भी एग्री कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, चलो ओके, थोड़ा सा यार आप कम कर लो, थोड़ी आप डिमांड कम कर लो, थोड़ी सी ये कम कर लेते हैं, और बात बन जाए। क्योंकि पहले आप उन दोनों को कॉमन ग्राउंड पे ला रहे हैं कि ये तो आप दोनों मान रहे हैं ना, ओके। तो लेकिन कॉन्सिलिएटर जो है वो जरूरी नहीं है कि उसकी बात मानी जाए, लेकिन वो अगर इस तरीके से आ रहा है, तो आप एक टेबल पे जब कॉमन ग्राउंड, पहले कॉमन ग्राउंड पे बात करेंगे, तो आप एक टेबल पे आ गए ना, वो टेबल पे ही नहीं आ रहे थे। उसके बाद निगोशिएट करना आसान है आपके लिए, कि दोनों तरफ से आप साइड्स को कहते हैं कि आप थोड़ा सा जो है ना वो अपनी कंडीशन को थोड़ा सा रिलीज कर दें, डिमांड थोड़ी कम कर लें, और उसके मुताबिक फैसला हो जाए। लेकिन जो आर्बिट्रेटर होता है, वो अगर तो दोनों पार्टीज ने कह दिया जी ये फैसला करेगा, तो वो जो मर्जी फैसला करे, उसने फैसला कर दिया, तो अब वो दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आर्बिट्रेटर, कॉन्सिलेटर तो ये करता है ना कि दोनों की साइड ही ले रहा होता है किस्म का, यानी कि किसी का भी नुकसान ना हो, या नुकसान हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा दोनों का हो जाए और दोनों का बेनिफिट भी हो जाए। आर्बिट्रेटर जो होता है वो एक साइड, वन साइडेड डिसीजन भी ले सकता है, और उसको बोलते हैं, वो लिखा हुआ है पेंडुलम आर्बिट्रेशन, एक साइड पर। लेकिन ये तभी होगा अगर वो बाइंडिंग आर्बिट्रेशन है, मतलब ये कि दोनों पार्टीज ने अपनी फ्री विल के साथ अलाउ कर दिया है उस आर्बिट्रेटर को, कि आप देखें और डिसीजन लें जो आपको सही लग रहा है। तो वो पेंडुलम आर्बिट्रेशन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। अच्छा, कि उसमें आपने एक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कॉन्सिडर में तो कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं दोनों पार्टी, इसमें नहीं कर रही, आपने कहा भी ये पार्टी सही है, इसी की डिमांड मानी जाएंगी, आपकी एक भी नहीं मानी जाएगी, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों पार्टी मान लें कि ये फैसला करेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नीचे जरा क्वेश्चन के ऊपर। तो जरा एक आधा क्वेश्चन जो मैंने देना भी है करने के लिए, और साथ में जरा इसको डिस्कस भी कर लें। सर 16 मार्क करता कौन? ये नहीं है, तो पुराने पेपर है ना, देखो 2013 का है वो। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि देख लेते हैं। अच्छा, हम ये चूंकि पुराने हैं थोड़े, तो हम अभी तो पास पेपर तो सारे सारे नहीं ना कर रहे, हम जरा रीसेंट पेपर्स को देख लेते हैं जो नीचे से हमें नजर आ रहे हैं। मैंने वैसे 2020 से भी अपडेट किया हुआ है, और कर दूंगा अभी, तो वो भी आपसे शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसमें हम ऐसा करते हैं जी, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 वाला। अब यहाँ पे डिस्कस नहीं आता, आपको पता है, और ये 16 वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको 16 के हिसाब से नहीं करेंगे, हम इसको 12 के हिसाब से करेंगे, क्योंकि हम 12 के हिसाब से ही आता है। और जो 12 वाला पैटर्न है वो 2023 से आया है, तो जारी, तो उसमें तो सिर्फ 2023 और 24 के ही पेपर होंगे। तो जब हम पास पेपर करेंगे, तो हम 2024 से ही स्टार्ट करेंगे, नवंबर 2024 से, और उल्टा चलेंगे ना, ये पता है आपको। फिर 2023 करेंगे, और फिर ये बाकी भी देख सकें। अच्छा, अब ये सब सवाल जो है लिखा हुआ है यहाँ पर, कि एक तो डिस्कस नहीं है, एवेल्युएट है। एवेल्युएट स्ट्रेटजीज फॉर रिड्यूसिंग ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम्स इन जीआरस रेस्टोरेंट्स विदाउट इंक्रीजिंग यूनिट कॉस्ट। अच्छा, अब ये आपको जारी पता, केस स्टडी तो पढ़नी है, मैंने लिख दिया भाई, नवंबर 2020 का पेपर है, पेपर 3 है, वेरिएंट 2 है, वो तो आप खुद निकाल लेंगे, और इसको फिर आपने करना है, और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा जरा इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लें। 12 नंबर है तो आपको पता ही है, वही पैटर्न है, 2 नंबर नॉलेज के लेवल 2, 2 एप्लीकेशन के लेवल 2, 2 एनालिसिस के लेवल 2, और 6 नंबर वैल्यूएशन के, उसको उसमें लेवल 3 पर जाना है। तो अब इसको करना कैसे है, इसको हम कैसे अटेम्प्ट करें? पहले क्या करेंगे सबसे पहले? वो जो सर बतानी है आप पहले पहले नॉलेज। नॉलेज के बारे में बात कर सकते हैं, हाँ। लेकिन नॉलेज डेवलप चाहिए। अच्छा, बहरहाल आपने डेफिनेशन देनी है तो दे दें, लेकिन जब तक डेवलपमेंट नहीं होगी, लेवल 2 पे नहीं पहुंचने वाले आप। यूनिट कॉस्ट बढ़ रही है, तो एक तो क्लियर कट चीज नजर आ रही है कि प्रोडक्टिविटी कम है। अब मुझे, मैंने केस मैंने नहीं देखा, अब देखेंगे तो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्रोडक्टिविटी कम है, मतलब वर्कर जो है वो उतनी चीजें नहीं बना पा रहे, हर वर्कर, जितना कि उन्हें बनाना चाहिए। और जब भी प्रोडक्टिविटी कम, मुझे पता कैसे चला कि जब भी प्रोडक्टिविटी कम होती है तो यूनिट कॉस्ट बढ़ती है। प्रोडक्ट हायर, विदाउट हाँ क्या? मतलब ये क्या है कि अच्छा हाँ, सही सही, वही विदाउट इंक्रीजिंग, यूनिट हाँ कॉस्ट सही बढ़े सही, भी ना। हाँ सही सही। अच्छा, तो वो अब प्रॉब्लम। आपने ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और उससे यूनिट कॉस्ट ना बढ़े। तो आप पहले तो चलें, अगर ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताना चाह रहे हैं, या यूनिट कॉस्ट के बारे में बताना चाह रहे हैं, आपके ऊपर है। नहीं बताना चाह रहे ना बताएं, क्योंकि आपको तो नॉलेज हासिल करना है, वो भी लेवल 2, तो आप स्ट्रेट अवे HR ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम बता सकते हैं।
लेकिन अगर आपने वो प्रॉब्लम वो वाली बताई जो कि केस स्टडी में लिखी हुई है, यानी कि वही सेम टू सेम उठा के लिख दिया, तो वो नॉलेज नहीं मानी जाएगी, वो एप्लीकेशन है भाई। सर जो हम स्ट्रैटेजी यूज करेंगे वो भी तो वो नहीं लिख सकते नॉलेज के लिए? बिल्कुल लिख सकते हैं ना, ये बिल्कुल सही लिखा है, वैल्यूएट स्ट्रेटजीज फॉर रिड्यूसिंग ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम। तो हमने वहां पर असल में स्ट्रेटजीज ही तो बतानी है कि यार एक ये मेथड है कि आप वर्कर को, जो है मैं एग्जांपल देता हूँ, आप वर्कर को मोटिवेट करना चाह रहे हो टू इंक्रीज मोटिवेशन लेवल, एग्जांपल है, तो ये नॉलेज है। अब इसको आप डेवलप भी करेंगे तो लेवल 2 नॉलेज पे भी आ जाएगा आपका। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि अगर केस स्टडी में कुछ लिखा हुआ है ऐसा मुझे पता नहीं है, और आप वही उठा के लिख देंगे अगर, तो वो नॉलेज पॉइंट नहीं बनेगा। नॉलेज पॉइंट केस स्टडी से नहीं आता। अच्छा, तो आपने उसको एक्सप्लेन किया, डेवलप कर रहे हैं, फिर आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आपके ऊपर है कि आप, एक देखो, अब अगर आपने मोटिवेशन की बात कर दी अगर, तो आपने अब वहां वेज की बात कर दी है, फिर आप फ्रिंज बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, फिर आप, तो ये मोटिवेशन में ही आएगा, ये एक ही पॉइंट है। तो आप इसको, अगर आपने कहीं वेज लिख दिया, कहीं पे फ्रिंज बेनिफिट्स लिख रही है, तो ये भी मोटिवेशन का पॉइंट ही आ रहा है। तो आपको, इससे तो बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। हाँ, वो तो हम बाद में बताएंगे ना। असल में मैं अभी वो बात करूँ, आपने जब ये मेथड बताए हैं, आप वैसे तो कोशिश करें कि वो मेथड बताएं जिसमें कॉस्ट नहीं बढ़ती। अच्छा, लेकिन आपने जब 2 से 3 मेथड बता दिए, दो तो जरूर बताने हैं, आपको पता ही है, तो आपने बता दिए, तो एवेल्यूएशन के अंदर आपने करना क्या है, एवेल्यूएशन में क्या बताना है, क्यों जी? कि कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव है जी, इसका। कौन सा मेथड जो है वो आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इन रिड्यूसिंग दीज प्रॉब्लम्स जो ह्यूमन रिसोर्स की, विदाउट इंक्रीजिंग कॉस्ट, वो भी बता सकते हैं। अब आप उसके, बेशक उस मेथड के 2 पॉइंट्स लिख दें, आप वो भी लिख सकते हैं, या आप कोई 2 मेथड बताना चाह रहे हैं एंड पे, वो भी बता सकते हैं, क्योंकि नंबर भाई 6 देने हैं, बात ये है। तो अगर आपने 1 2 3 लाइनें लिखी हैं, तो उससे तो 6 नंबर आपको मिलने वाले नहीं है ना। या एक ही मेथड जो आपको लगता है बेस्ट है, उसके, उसको आप डेवलप करें, या 2 यूजेस या 2 वेज बताएं जिससे वो ज्यादा इफेक्टिव है, या फिर आप 2 मेथड बता दें। और वो ऊपर अगर नहीं डिस्कस हुए तो ज्यादा अच्छी बात है, अगर हुए हुए हैं तो फिर आपने उन स्ट्रेटजीज के वो वाले पॉइंट्स बताने हैं, या वो वाली डेवलपमेंट करनी है जो पहले नहीं की हुई। सेम डेवलपमेंट अगर करेंगे तो उसका नंबर आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है जी, तो ये सवाल है, इसको आप देख लीजिएगा, ये वाला। सर जी, अगर हम एक पॉइंट वेज का लिखते हैं कि हम वेज इंक्रीज करें, तो वो फिर हम इवैल्यूएशन में उसको इस तरह से ले सकते हैं, लेकिन इससे पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी तो ये वाला वे इतना इफेक्टिव नहीं है, इस तरह से ले सकते हैं वेज को? बिल्कुल ले तो सकते हैं आप, क्या आपने बता दिया, लेकिन आप, ये डिपेंड करता है ना कि अगर वेज बढ़ रही है तो क्या प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। सवाल ये है, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और वो ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो फिर तो आपकी यूनिट कॉस्ट नहीं बढ़ेगी ना, क्योंकि यूनिट कॉस्ट का मतलब है एवरेज कॉस्ट। तो आपने $10 बढ़ाई है, और वो आपको $20 की चीज़ें ज़्यादा बना के दे रहा है, तो फिर तो नहीं बात बनेगी। बहरहाल, पॉइंट आपका वैलिड है, अब आप लिखोगी तो फिर देखूंगा क्या करना है आपने, किस तरह से इसको कर रही हो। लेकिन जाहिर बात है, वैल्यूएशन में लिख सकते हैं। आप अगर किसी मेथड को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये मेथड, क्योंकि आपने जब ये बताना है एंड पे कि जी ये वाला मेथड जो है वो मोस्ट इफेक्टिव है, तो जो मेथड ऊपर बताए हैं उनको रिजेक्ट भी करना है। इससे ये होगा कि आपकी वैल्यूएशन की लेंथ भी बढ़ जाएगी और आपके लिए आसानी होगी। अच्छा, तो ये बेहतर है। वैसे तो वैल्यूएशन जो है वो, एग्जामिनर ये नहीं कहता कि आपको एंड पे ही करनी है, लेकिन वैसे अभी पॉइंट बेस्ड पॉइंट बेस्ड भी हो सकती है। लेकिन वो नॉर्मली मैं कहता हूँ कि जो 20 नंबर का सवाल आता है, वहां पे अगर आप ज्यादा फॉलो करते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है, यहाँ पे कोई इतराज नहीं है। लेकिन एक बात याद रखनी है, मैंने पहले भी बताया था कि आपका ना एक काउंटर आर्गूमेंट होता है। तो P3 काउंटर आर्गूमेंट की जब हम बात करते हैं ना, तो वो आपके P4 में आता है जरूर। काउंटर आर्गूमेंट में और एवेल्यूशन इन द बॉडी में फर्क है, मैंने आपको बताया था। काउंटर आर्गूमेंट तो ये है कि आपने जो आर्गूमेंट दिया, आप उसके उसको अपोज कर रहे हैं। लेकिन एवेल्यूशन इन द बॉडी, जिसको हम पॉइंट बेस्ड एवेल्यूशन भी बोलते हैं, उसमें आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करेंगे, यानी कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करेंगे और बताएंगे जी कि ये पॉइंट लग रहा है वैलिड, और ये इस वजह से हमें लग रहा है ज्यादा सूटेबल है। आपने हिंट भी दिया क्वेश्चन की स्टेटमेंट का, तो एग्जामिनर जज कर लेगा कि ये एवेल्यूशन ही है। तो आप उस तरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वैसे तो मैंने नॉर्मली बच्चों को कहता हूँ कि 12 वाले में ना करें, हाँ 16 वाले में बच्चों को बताया करता था पहले,
क्योंकि उसमें भी आपको एवरेशन बॉडी में भी करनी होती है, क्योंकि अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं काफ़ी एवरेशन के, तो शायद सारे गेन करना मुश्किल हो जाते हैं एंड पे जाके। तो वो फिर आप बीच में भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर आपने करनी है एवरेशन बॉडी, बिल्कुल कर लो। एक पॉइंट लिखा और उसको नीचे फिर बताया कि मेरे ख्याल में ये एक सूटेबल स्ट्रैटेजी है इस वजह से, और आपने बता दिया सूटेबल स्ट्रैटेजी है, बोल दिया, तो इसका मतलब है कि आप वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस कर रहे हैं, वो वैल्यूएशन बन जाएगी उस केस के अंदर। या नहीं है, वो भी बनेगी आपकी इस तरह से वैल्यूएशन, आपको लग रहा है कि वो ये यूनिट कॉस्ट को नहीं कम करती, या आपके ऊपर है बहरहाल कि आप क्या करते हैं। मुझे नहीं है कि आप वैल्यूएशन द बॉडी करते हैं कि नहीं। हाँ, 20 वाले सवाल में जब P4 हम देखेंगे, उसमें वैल्यूएशन द बॉडी जो है वो जरूर करनी है। तो अभी तो हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि आगे देखते हैं। क्वेश्चन तो मैंने आपको दे दिया, मेरे ख्याल अगला आगे का टाइम अभी है नहीं। चलिए थोड़ा से, चलें इसको अगली क्लास में बात करते हैं, अभी 5-6 मिनट ही है तो नहीं होगा। खुदा हाफिज।